स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के सेकंड हाफ के बारे में बात करेंगे और आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उसका नाम है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। जब भी पानी किसी पाइप में से गुजरता है तो पानी उस पाइप की वॉल्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स की वैल्यू को हम आज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, लेट अस सपोज हमारे पास एक पाइपलाइन है। जब इसमें से पानी पास करेगा तो कुछ देर के बाद पानी जो है वो रेस्ट पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वॉल्स हैं वो वाटर के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेंगी, परपेंडिकुलर फोर्स विच इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। तो अगर वाटर की इनिशियल स्पीड जो है वो v के इक्वल थी तो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से वाटर की जो फाइनल स्पीड है वो ज़ीरो हो जाएगी। इज इट ओके? और स्टूडेंट ये बात हम फोर्स कैसे फाइंड कर सकेंगे कि पाइप वाटर पे कितनी फोर्स लगा रहा है और वाटर पाइप पे कितनी फोर्स लगा रहा है? इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू ma एंड दिस a इज कॉल्ड एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। इज इट ओके? अब इसके अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास m आ जाएगा और Vf 0 है और Vi v है, तो 0 माइनस v हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस mv ओवर टी। स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला which wall will exert on water. This is basically the formula which wall is exerted on water, जो कि wall exert करेगी water के ऊपर उसको रोकने के लिए। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर पाइप की वॉल्स वाटर पे फोर्स लगा रही हैं तो जो वाटर है वो भी पाइप के ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दिस फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो वो फोर्स जो कि वाटर एग्जर्ट करेगा पाइप की वॉल्स के ऊपर, डेट इज इक्वल टू, जब मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा mv ओवर टी। सो दिस इज द फोर्स विच वाटर एग्जर्ट ऑन द ड्यूरिंग फ्लो। जो वाटर जो है वो जब गुजरता है पाइप में से तो उसकी वॉल्स पे लगाता है। अगर इस फोर्स की वैल्यू खास लिमिट से एक्सीड कर जाए तो ये अक्सर इन पाइप्स को, इन वॉल्स को बर्स्ट भी कर देता है। तो आपने अक्सर सुना होगा गैस पाइपलाइन या वाटर पाइपलाइन फट गई, वो बेसिकली जब ये वाटर की फोर्स एक खास लिमिट से बढ़ती है तो फिर ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अंदर ये वाला जो m ओवर टी है दिस इज कॉल्ड मास फ्लो रेट, और इसमें जो v है ये बेसिकली वेलोसिटी का चेंज है जो कि मैंने फाइनल माइनस इनिशियल के जरिए निकाला। तो वो फोर्स जो वॉल वाटर पे लगाएगा और जो वाटर वॉल पे लगाएगा वो एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। एंड दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, जो कि आप लोगों ने याद रखना है। स्टूडेंट, इसके बाद हम बुक की सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलते हैं जिस टॉपिक की तरफ, उसका नाम है रॉकेट propulsion, रॉकेट मोशन या रॉकेट propulsion, रॉकेट मोशन या आप इसको रॉकेट propulsion भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जब रॉकेट प्रोपेल करता है ऊपर को जाता है तो उसके रेयर में से कुछ गैसेस एजेक्ट होती हैं। हमारी बुक ये कहती है कि जिस मोमेंटम से गैसेस एजेक्ट होंगी उसी मोमेंटम से रॉकेट और तेज ऊपर जाएगा। तो बेसिकली जो रॉकेट propulsion है उसका बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपकी बुक की लाइन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो रॉकेट है वो ऊपर को जाता है, जितनी ज़्यादा मोमेंटम से गैसेस रेयर से बाहर आएंगी उसी मोमेंटम से रॉकेट ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने रॉकेट propulsion के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक रॉकेट का जो 80% ऑफ इट्स मैस है, 80% ऑफ मैस जो है वो कंसिस्ट करता है रॉकेट का उसके फ्यूल के ऊपर, क्योंकि रॉकेट ने जब प्रोपेल करना है उसने बहुत दूर जाना है, चांद पर जाना है या स्पेस में जाना है, तो 80% ऑफ द मास ऑफ द रॉकेट जो है वो फ्यूल होता है और वो लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है। हमारी बुक के अंदर ये बात मेंशन है। ठीक है, और इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने रॉकेट propulsion में ये वाली बात भी याद रखनी है कि फ्यूल कंजम्पशन कितनी होती है। द फ्यूल कंजम्पशन जो है वो एक रॉकेट की वो
जो वो रॉकेट फ्यूल कंज्यूम करता है वो हमारी बुक मेंशन करती है 10,000 किलोग्राम पर सेकंड, एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम। तो स्टूडेंट आप बोलेंगे सर उसको तो कई आवर्स लगते हैं चांद पर जाने में, अगर वो एक सेकंड में इतना किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक रॉकेट कितना वजनी होता है। लेकिन बेसिकली होता ये है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक कंसेप्ट है थ्रस्ट का। रॉकेट को एक सेकंड में वो 10,000 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम करता है, उसको एक थ्रस्ट मिलती है, उस थ्रस्ट से वो कई हजार किलोमीटर ऊपर चला जाता है। फिर जब उसकी वो स्टॉप होने लगता है फिर उसको थ्रस्ट दी जाती है, उस थ्रस्ट के दौरान एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम पर सेकंड, एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारी बुक में जो गैसेस एजेक्ट हो रही हैं उनकी स्पीड भी लिखी हुई है। जो रॉकेट के रेयर से गैसेस एजेक्ट होंगी उनकी जो स्पीड हमारी बुक लिखती है डेट इज 4,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा एक रॉकेट के साथ आपको कई छोटे छोटे सिलेंडर्स नजर आते होंगे, वो फ्यूल सिलेंडर है। जब एक सिलेंडर का फ्यूल कंज्यूम हो जाता है तो उसको एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इधर ओके। और लास्ट में डियर स्टूडेंट जिस एक्सेलरेशन के साथ रॉकेट ऊपर जाता है उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारी बुक में मेंशन है, मैं फॉर्मूला प्रूव नहीं करूंगा, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस फॉर्मूला इज एम वी ओवर कैपिटल एम। इस फॉर्मूले में ये जो स्मॉल एम है ये है mass ejected of the gases per second, mass ejected of the gases per यूनिट टाइम या पर सेकेंड। इसमें ये जो m है इसका यूनिट किलोग्राम पर सेकेंड है, नॉट ओनली किलोग्राम, ये आपने याद रखना है। इसमें ये m mass ejected of the gases per second है, इसमें ये v velocity gained by the rocket है, और इसमें ये वाला जो कैपिटल M है दिस इज द मैस ऑफ द रॉकेट, मैस ऑफ रॉकेट, ये मैस ऑफ रॉकेट है। तो डियर स्टूडेंट ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो रॉकेट की एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्मॉल एम वी ओवर कैपिटल एम, इधर ओके। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमारे पास बुक का टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सक्लूसिव फोर्सेस, वो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ ही पढ़ लिया था। अब स्टूडेंट हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, what is a projectile? A projectile is a body which is given an initial push then it fall under the effect of gravity, जिसको एक दफा initial push दी जाए और then वो fall करे under the effect of gravity, okay, that is called projectile। जिस तरह जब एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो वो सिर्फ एक initial push देता है और बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन शो करते हुए आगे जाती है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन नंबर 1, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें 2 डायमेंशन में जो एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी की मोशन होती है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, जो बॉडी की एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन होती है वो बॉडी के इनर्शिया की वजह से होती है, बॉडी के अपने मास की वजह से होती है ड्यू टू इनर्शिया। और जो बॉडी की वाई एक्सिस के अलोंग मोशन होती है अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज बेसिकली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटी की वजह से होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इज इट ओके। सबसे पहला पॉइंट डी स्टूडेंट आप लोगों ने ये याद रखना है। स्टूडेंट हमारे पास प्रोजेक्टाइल 2 तरह के हैं जो हमारी बुक में डिस्कस हैं, एक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक का नाम है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको मैं हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा, अ प्रोजेक्टाइल जिसको मैं हॉरिजॉन्टल फेंकता हूँ। एक बॉल है, मैंने उसको, ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल फेंका तो ये मार्कर यूं नीचे आके गिरेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला जो डिस्टेंस ऊपर से नीचे, ये वाला जो इसने डिस्टेंस कवर किया दिस इज कॉल्ड इट्स वर्टिकल डिस्टेंस वाई, और ये जो आगे गया इसने ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया दिस इज कॉल्ड इट्स horizontal distance which is named as x, this is called x horizontal distance and this is called y vertical distance जो उसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया। स्टूडेंट इस बॉल को जो हमने इनिशियल पुश दी दिस इज कॉल्ड vx,
क्योंकि हमने उसको हॉरिजॉन्टल पुश दी, दिस इज कॉल्ड वी एक्स, जिसको आप वी आई एक्स भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने बॉल को स्टार्ट में हॉरिजॉन्टली फेंका है तो स्टार्ट में वाई कंपोनेंट नहीं होगा वेलोसिटी का, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी आई वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पूरी मोशन के दौरान आपने याद रखना है जो वी एक्स है इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। पूरी मोशन के दौरान जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप बोलेंगे सर व्हाट इज द रीजन दैट वी एक्स रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट देखें, जब मैं एक बॉल को एक वक्त के लिए सपोज करें कि मैं एक बॉल को मार्बल के फ्लोर पे फेंकता हूँ, कुछ देर के बाद बॉल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है बॉल? क्योंकि मार्बल के फ्लोर में और बॉल के अंदर फ्रिक्शन है। अगर मैं कहूँ कि फ्लोर में फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल उसी स्पीड से आगे जाती रहेगी। इसी तरह जो आगे वाली मोशन है उसको अपोज करेगी इसके ऑपोजिट फोर्स। और अगर मैं कहूँगा कि एयर फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड, अगर मैं एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दूंगा तो इसका मतलब है वी एक्स को कोई भी फोर्स डिस्टर्ब नहीं करेगी, मतलब वी एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन बिकॉज इसके अगेंस्ट जो एयर फ्रिक्शन है वो निगलेक्टेड है। सो स्टूडेंट याद रखिएगा पूरी मोशन के दौरान जो वी एक्स वाला फैक्टर है दिस इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वी एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। अगर वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा स्टूडेंट तो आपने याद रखना है कि जो ए एक्स है वो 0 होगा, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन 0 होगी और एक्स के अलोंग बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। आप बोलेंगे सर आपने एक्स के अलोंग फोर्स लगाई नहीं थी। नहीं स्टूडेंट, वो तो मैंने एक दफा पुश कर दिया, उसके बाद तो मैं बॉल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा ना। देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स के अलोंग आपने ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन स्टूडेंट देखें, जैसे ही मैं बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका स्टूडेंट, कुछ देर के बाद बॉल का इस मोशन का इस ट्रेजेक्टरी का कर्व होना शो कर रहा है कि ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है। स्टार्ट में जो y कंपोनेंट है वो 0 है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता y की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होगी। आपको ये वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इसकी स्टार्टिंग स्पीड 0 है और ये जब नीचे जाएगा, नीचे जाता हुआ इसकी स्पीड बढ़ रही होगी। इसी तरह वी आई वाई 0 है और वी वाई नीचे आता हुआ वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आती हुई बढ़ रही होगी। तो स्टूडेंट जब मैंने बात की थी हॉरिजॉन्टल के बारे में, अक्रॉस हॉरिजॉन्टल, ये वाली बात हमने कब की थी? जब मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लिया था, हॉरिजॉन्टल। और स्टूडेंट जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा, जब मैं इसी के साथ मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा, वर्टिकल मोशन की बात करूंगा, तो स्टूडेंट वर्टिकल मोशन में जो वी वाई की वैल्यू है, वी वाई डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। वी एक्स तो पूरी मोशन में कांस्टेंट है लेकिन वी वाई पूरी मोशन में कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब मैं एक बॉडी को ड्रॉप करूंगा नीचे जाते हुए उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। वी वाई यूनिफॉर्मली बढ़ेगा कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ही रहे। अब वी वाई डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट और जो ए वाई है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यहाँ पर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो जी जो है वो प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। और इसी के साथ जो वाई के अलोंग बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी डेट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया कि एक्स के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं और वाई के अलोंग बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, वाई के अलोंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इज इट ओके? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट जो आपने याद रखना है। स्टूडेंट इसी के साथ अगर आपको एक्स फाइंड करना पड़ जाए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स किसको शो कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड करेंगे? बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी तो एक्सेलरेशन 0 है तो वो वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, हमारी बुक के अंदर ये प्रूफ भी है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वी एक्स इंटू टी। और स्टूडेंट हम लोगों ने जब वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है वाई, तो उसको भी हम कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा तो सेकंड इक्वेशन में वी आई वाई आएगा और वी आई वाई हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगा वाई, दिस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये दोनों मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड किए हैं थ्रू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो, x रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देन फॉर्मूला इज दिस, ओके। एंड इफ यू वांट टू फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस देन दिस इज द फॉर्मूला। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट। अगर आप इसी तरह देखें, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, मैंने एक बॉडी को यहाँ से फेंका है तो उसको नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
हेयर टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y डिवाइड बाय जी। हम यहाँ से टाइम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट। इसी के साथ स्टूडेंट अगर मैं टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई एक्स, और टाइम की जगह हमारे पास आ जाएगा 2y ओवर जी। 2y ओवर जी, हम यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट आगे जाने से पहले इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ, इसी को अगर मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूँ और मैं आपसे कहूँ कि बॉडी जो है उसका जो y है, दिस y इज इक्वल टू 20 मीटर, मैंने उसको 20 मीटर की हाइट से फेंका है और उसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया डेट इज 10 मीटर। तो बताएं अगर दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ vix। अगर मैं आपको y और x देकर जिस स्पीड से आपने हॉरिजॉन्टली उसको फेंका था वो पूछ लूं तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट इसको फाइंड करने के लिए अगेन क्वेश्चन को सुने, मैंने बोला कि वर्टिकल डिस्टेंस बॉडी का 20 मीटर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच यू थ्रो द बॉडी हॉरिजॉन्टली। आपने जिस स्पीड से बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका था वो स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है डेट इज x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू अंडर रूट 2y ओवर जी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, vix हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 और g की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट जो vix है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले, ये जितने भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखे हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, इन तमाम से रेलिवेंट आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया उसी से रेलिवेंट मैंने आपसे एक एमसीक्यू भी पूछ लिया। ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रहा, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा तो फिगर बनी होगी और आपको ऑप्शन दिए होंगे और आपने उसके अंदर अप्रोप्रिएट फॉर्मूले को यूज करना है। आपकी बुक के दो न्यूमेरिकल हैं 3.11 और 3.12, वो दोनों बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रेलिवेंट है, तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग चलते हैं x और y के अलोंग वेलोसिटीज की बात करते हैं। जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम x के अलोंग वेलोसिटी निकालेंगे तो vix और vfx दोनों बराबर होंगी, मतलब जितनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी उतनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी जब वो जमीन को टच करने लगेगा थोड़ा सा पहले, बिकॉज थ्रू आउट मोशन vx ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट ओके? लेकिन स्टूडेंट जब मैं y की बात करूंगा तो vi किसके इक्वल है 0, क्योंकि मैंने बॉडी को इनिशियली हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, इसलिए y वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है। अगर मैं वेलोसिटी का vfy निकालना चाहता हूं तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा vi प्लस gt, a की जगह g आ जाएगा। तो स्टूडेंट vi हमारे पास किसके इक्वल है 0 के, तो vfy इज इक्वल टू व्हाट, vfy इज इक्वल टू gt। इज इट ओके? और अगर मैंने टोटल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो टोटल वेलोसिटी फाइंड डी स्टूडेंट कैसे की जाएगी, अंडर रूट vf स्क्वायर vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर आप बताएं बॉडी की टोटल वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पर टोटल वेलोसिटी vx और vy दोनों की वजह से होगी। जिस तरह आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं vfx और vfy आप कैसे निकालेंगे, दिस फॉर्मूला gt से। तो स्टूडेंट ये जो मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख के दिया है v इज इक्वल टू vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर, और यहाँ पर जो vfy स्क्वायर है उसकी जगह स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा gt सारे का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस वाले फॉर्मूले से रेलिवेंट क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है, जिसमें आपको मैं कह सकता हूँ, जिस तरह मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन दोबारा करूँ कि अगर बॉडी को मैंने 20 मीटर हाइट से फेंका है और बॉडी ने 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, देन आफ्टर मैं आपसे पूछूं 3 सेकंड के बाद, आफ्टर 3 सेकंड बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 3 सेकंड। तो स्टूडेंट आफ्टर 3 सेकंड अगर आप बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट वो आप कैसे कर पाएंगे। देखें जो vix है वो आपने निकाला वो भी 5 है, तो vfx भी क्या होगा 5 होगा, vfx की जगह भी हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पर 5 का स्केयर आ जाएगा। और g की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी है 10, और t हमारे पास मैंने पूछा है आफ्टर 3 सेकेंड, तो हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा 10 और 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 सारे का होल स्केयर। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इस v की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वेलोसिटी आफ्टर एनी इंस्टेंट। सो स्टूडेंट नाउ वी हैव these formulas, all formulas which are used in horizontal projectile। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, एंड दीज आर द 4 वेलोसिटीज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। Vx रिमेन्स कांस्टेंट, Vi हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में 0 होता है, Vfy Gt है, Gt से निकालेंगे। और अगर आपने टोटल वेलोसिटी बतानी हो किसी भी इंस्टेंट पे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से रेलेवेंट हमारी बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल भी मौजूद है। स्टूडेंट अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जिसका नाम है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। हमारी बुक ओब्लीक का वर्ड तो यूज नहीं करती स्टूडेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। व्हाट इज ओब्लीक प्रोजेक्टाइल? स्टूडेंट ये एक ऐसा देखें जो हमने अभी टर्म मेंशन की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैंने बॉडी को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फेंका था, मतलब इसके अंदर जो एंगल की वैल्यू है वो 0 है। इज इट ओके? अगर स्टूडेंट मैं एक बॉडी को एक खास एंगल के ऊपर फेंकूं, एक खास एंगल के ऊपर फेंकता हूं, फिर क्या होगा? स्टूडेंट जब मैं एक बॉडी को एक खास एंगल के ऊपर फेंकूंगा, लाइक ये देखें, ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है और इस एक्स वाई एक्सिस के अंदर ये एक बॉडी है जिसको मैंने एक खास एंगल के ऊपर फेंका और बॉडी यूं नीचे आके गिर रही है। इस तरह का पाथ आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट मैच देखते हुए, जब एक प्लेयर जो है वो स्पेक्टेटर में एक शॉट लगाता है, 6 लगाता है, तो वो उसका पाथ बना के दिखा रहे थे कि बॉल इस रास्ते से आगे गई है। अब स्टूडेंट इस प्लेयर ने जो इनिशियल वेलोसिटी है वो vi है जिससे उसने बॉल को फेंका, और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। अब स्टूडेंट उसने इस बॉल को एक खास एंगल से फेंका है, अभी भी बॉल ऊपर भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करी है, अभी भी दोनों मोशन हो रही हैं। लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट जो अगर हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाएं तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा vx और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा vy। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो इन दोनों मोशन में फर्क क्या है कि यहाँ पर स्टार्ट से ही x और y मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट में vx तो था हमारे पास, लेकिन vi स्टार्ट में 0 था। अब स्टूडेंट जिस तरह बॉडी मोशन आगे जाएगी, बॉडी आगे जाती रहेगी, vx पूरी मोशन के दौरान क्या रहेगा? कांस्टेंट। vx remains constant throughout motion because we are neglecting air friction। सेम यही पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए हमने यूज किए थे, सेम वही ऑब्लीक या वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के लिए यूज होंगे। vx पूरी मोशन में कांस्टेंट रहेगा। लेकिन स्टूडेंट जब एक बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाएगी तो उसकी vy कम होगा, ऊपर जाते हुए उसका vy कम होगा, और यहाँ पर जाके उसका vy 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे vx मौजूद रहेगा। ठीक है? और जब बॉडी नीचे आएगी तो उसका vy इंक्रीज होगा, इट्स vy विल इंक्रीज। आप इस वेक्टर से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब एक बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाएगी, वर्टिकल मोशन ग्रेविटी की वजह से है, जब बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाएगी तो vy की वैल्यू कम होगी, नीचे आएगी तो vy की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है? अब स्टूडेंट यहां से सबसे पहले मैं आपको 2 MCQs बताता चलूं कि ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होती है। बॉडी हैव मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कहां पर होती है बॉडी की? एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो बॉडी है उसकी जो मैक्स स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। दूसरी बात, ये जो मैक्सिमम हाइट है, एट मैक्सिमम हाइट के ऊपर vx तो अभी भी मौजूद है, लेकिन vy 0 है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर स्पीड 0 हो गई है। यहाँ पर vx तो अभी भी मौजूद है, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो स्पीड है उसकी वैल्यू मिनिमम है। v मिनिमम कहां पर होता है? v मिनिमम होता है एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। और डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है
पूरी मोशन के दौरान एक ही एक्सेलरेशन है जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटी। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स तो जीरो है क्योंकि वी एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो एक ही एक्सेलरेशन है जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो कि हर वक्त बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के ऊपर v में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में एंगल क्या आ रहा है 90। तो डियर स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन के अंदर जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में एंगल जो है वो लेस देन 90 होना चाहिए। एंगल कोई भी हो सकता है बट लेस देन 90, 90 से ज़्यादा होगा तो फिर वो प्रोजेक्टाइल में कंसीडर नहीं होगा, हम सिर्फ इसी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट जिस तरह हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए बात की, इनकी वेलोसिटीज़ हम लोगों ने फाइंड की VAX VAY। अगर मैं इधर वेलोसिटीज़ फाइंड करना चाहूँ ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में जिसको मैंने एक एंगल के ऊपर फेंका है, तो इसमें हम VAX कैसे निकालेंगे। हेयर VIX भी VFX के बराबर होगा और ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल होंगी VI cos थीटा। जिस तरह आप किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट निकालते हैं तो x कंपोनेंट निकालने के लिए आप cos थीटा वाला फैक्टर यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में VIY जीरो था लेकिन यहाँ पर VIY मौजूद है, यहाँ पर VIY एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर VIY किसके इक्वल होगा VI sin थीटा, VI sin थीटा। और अगर आप यहाँ पर VFY निकालना चाहते हैं तो VFY निकालने के लिए आपको अगेन ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा VIY, लेकिन यहाँ पे प्लस GT नहीं आएगा माइनस GT आएगा। आप बोलेंगे सर क्यों, यहाँ पर तो बॉडी ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। तो स्टूडेंट देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, रेफरेंस हमने बॉडी को ऊपर भेजा और ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस है, तो हम रेफरेंस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी लेंगे क्योंकि नीचे तो उसने आना ही आना है, उसको ऊपर भेजने के लिए हमने उसको वेलोसिटी अप्लाई की। तो ऊपर वाले पॉइंट को रेफरेंस हमने ऊपर वाले पॉइंट को लिया तो उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर माइनस आएगी। यहाँ पर बॉडी सिर्फ नीचे आ रही तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हमने पॉजिटिव का साइन लगाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर VFY एज इट इज आ जाएगा और VIY की जगह क्या आ जाएगा VI sin थीटा माइनस GT। अब स्टूडेंट अगर आपने टोटल वेलोसिटी बतानी है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पर जो हम V है वो VFX की अगर वैल्यू पुट करें तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा VI cos थीटा का स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पे VFY की जगह क्या आ जाएगा VI sin थीटा माइनस GT सारे का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो है दोनों ही प्रोजेक्टाइल बट इसके इनकी वेलोसिटीज में और इनकी वेलोसिटीज में आप VX VIY VFY एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ VFY। तो ये मैंने दोनों टॉपिक आपको कंपैरिजन में करवाने का पर्पज ही ये है ताकि आपको समझ आए कि अगर वो बोले कि बॉडी को एक एंगल पे फेंका गया है तो आपने VX कैसे निकालना है। इज इट ओके? अगर बोले कि बॉडी को आपने एक एंगल पे फेंका है तो टोटल वेलोसिटी आपने कैसे फाइंड करनी है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल वेलोसिटी इन ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये दोनों फॉर्मूलेज आपने याद रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट इन कंपैरिजन के जरिए आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि हमने अगर एंगल आ जाए तो वो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, अगर एंगल ना हो तो उसमें वो आपको लाजमी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की कंडीशन मेंशन करेगा। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमने जिस तरह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला था, वर्टिकल डिस्टेंस निकाला था और टाइम फाइंड किया था बॉडी का, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में अगर हम फाइंड करना चाहते हैं टू फाइंड द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस तो उसको हमारी बुक कहती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या है VI स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा over 2g। and what is height of projectile? Height of projectile is the maximum vertical distance covered by a projectile during its motion. Is it okay? Student, height of projectile अगर आपने यहां पर फाइंड करनी है तो वो y है, this y is height of projectile। horizontal projectile में हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला हाफ GT स्क्वायर है। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है VI स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा over 2g। स्टूडेंट अगर आप इस रिलेशन को देखें तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि हाइट जो है वो VI स्क्वायर के डायरेक्ट है, जो हाइट है
वो साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्ट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, और जो हाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। मतलब अगर मैं इन तमाम फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए वेलोसिटी को डबल करता हूँ तो हाइट विल बिकम 4 टाइम्स, बिकॉज 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा, देन हाइट विल बिकम 4 टाइम। सो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आपने याद रखना है, और हाइट हमारे पास मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास एंगल थीटा 90 के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन वो 90 के ऊपर एग्जैक्ट प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा। आइडियल केस में अगर थीटा 90 हो तो हमारे पास साइन 91 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वी आई स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, वी आई स्क्वायर ओवर 2g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में याद हो, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकाला था 2y/g, लेकिन अब हमारे पास ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपने फाइंड करना है इन केस ऑफ ओब्लीक प्रोजेक्टाइल तो उसका फॉर्मूला है 2vi sin θ/g, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, याद रखिएगा 2vi sin θ/g। स्टूडेंट अगर आपने फाइंड करना है द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दिस पॉइंट टू इट्स मैक्सिमम हाइट, यहां से लेकर यहां तक का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहां से हाफ तक का टाइम स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, दिस इज हाफ ऑफ दिस टाइम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, अगर ये आपने एक बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक लेके जाना है तो उसका टाइम क्या होगा, तो फिर स्टूडेंट उसका फॉर्मूला हमारे पास 2vi sin θ/g नहीं होगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, vi sin θ/g। ये चीज आपसे MCQs में पूछी जा सकती है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। और स्टूडेंट आपने याद रखना है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर आप देखें तो दोनों की डिपेंडेंस में फर्क है, वो vi स्क्वायर के डायरेक्ट है और ये सिर्फ vi के डायरेक्ट है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी को डबल करने से टाइम ऑफ फ्लाइट डबल होगा, ना कि 4 टाइम।